हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश स्पेशल बैच विद सर जैगम हमने जारी रखी हुई थी। हमने शुरू की थी इसको 3 दिन पहले। आज हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था नाउन यूज़। हमने लास्ट लेक्चर में नाउन के यूजेस देखे थे। टोटल हमने नाउन के 4 यूजेस देखे थे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें हम देखेंगे नाउन और नाउन के कंपाउंड, यानी नाउन के कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होते हैं और हम कैसे नाउन के कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहले कि कंपाउंड की क्या मीनिंग है। कंपाउंड की सिंपल वर्ड्स में, सिंपल उर्दू में हम मीनिंग करते हैं कंपाउंड की कि एक साथ देखना। कंपाउंड यानी एक साथ देखना। किसी भी किन भी चीज़ों को हम एक साथ देखें तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे केमिस्ट्री में होता है आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सिंपल के एक साथ देखना, एक साथ देखना। पॉइंट नंबर 1 जो है नाउन कंपाउंड टॉपिक में, पॉइंट नंबर 1 के नाउन के साथ हम नाउन ऐड करें, यानी नाउन हो उसके बाद भी नाउन हो, दोनों मिलके क्या करें, दोनों मिलके नाउन कंपाउंड प्रिपेयर करें, नाउन कंपाउंड बनाएं, नाउन कंपाउंड बनाएं। नाउन और नाउन कैसे, मैं दो एग्जांपल्स लिखवाता हूँ। पहली मैंने लिखा कि कार बॉय, कार बॉय। दूसरी मैंने एग्जांपल लिखी गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग। अब गोल्ड रिंग, जो पहली वाली एग्जांपल है वो पढ़ के हमें इलॉजिकल जो है ना वो सेंस आ रहा है। पहली वाली हमें एग्जांपल लग रहा है कि गलत है, क्योंकि सेंस ही हमें गलत दे रहा है कार पर। लेकिन दूसरी जब हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, तो वो सेंस सही दे रहा है। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है। दोनों हैं तो नाउन कंपाउंड है ना। नाउन कंपाउंड कैसे, अभी मैं आगे समझाऊंगा कि कौन सा नाउन कंपाउंड है कौन सा नहीं है, लेकिन हैं तो दोनों नाउन। यानी कार भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, गोल्ड भी नाउन है, रिंग भी नाउन है। तो अगर ये हैं नाउन, फिर इनमें इतना डिफरेंस क्यों है। क्यों कुछ नाउन के साथ हम नाउन ऐड करें फिर भी नाउन कंपाउंड नहीं बनते हैं, और कुछ के साथ हम नाउन ऐड करें फिर वो नाउन कंपाउंड बन जाते हैं, क्या डिफरेंस है। उसकी जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो गोल्ड रिंग है ना, गोल्ड रिंग, रिंग, जो रिंग किसी भी चीज़ से बनी हुई सकती है, बनी हुई हो सकती है। जैसे कि वो सिल्वर की हो सकती है, वो गोल्ड की हो सकती है, वो मेटल की हो सकती है, वो रबर से बन सकती है। रिंग किसी से भी बन सकती है। वो हमने, रिंग क्या है, नाउन है। रिंग क्या है, नाउन है। और गोल्ड भी क्या है, नाउन है। ठीक है, रिंग नाउन है। अब जो नाउन है वो क्या है, रिंग है। यहाँ पे रिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, गोल्ड है। ये रिंग, रिंग तो है लेकिन रिंग किसकी बनी हुई है, रिंग किसकी बनी हुई है, यानी रिंग इज मेड ऑफ, रिंग किसकी बनी हुई है। तो हमें जो रिंग के बारे में हमें मजीद जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या डिटेल ऐड कर रहा है रिंग में, वो कौन है, गोल्ड है। वो कौन है, वो गोल्ड है। गोल्ड का काम क्या है यहाँ इस फ्रेज में, कि गोल्ड रिंग में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है। डिटेल ऐड कर रहा है किसमें, रिंग में। रिंग क्या है, नाउन है। रिंग क्या है, नाउन है। और जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है नाउन, लेकिन क्या कर रहा है वो रिंग जो दूसरा नाउन है उसमें डिटेल ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुई, वो होगी ये एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो क्या है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो एडजेक्टिव हुआ। वो एडजेक्टिव हुआ क्योंकि वो रिंग में डिटेल ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे नाउन तो दो थे, गोल्ड भी नाउन था और रिंग भी नाउन था। तो यहाँ पे जो रिंग है, रिंग है वो क्या हुआ, वो मेन नाउन बन गया, वो मेन नाउन बन गया, वो मेन नाउन बन गया। और जो गोल्ड है, जो गोल्ड है, गोल्ड क्या बन गया, गोल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम गोल्ड को क्या कहेंगे कि वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है।
या इसको मॉडिफायर भी कहते हैं, इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं। मॉडिफायर क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से इसको मॉडिफायर भी कहा जाता है। ये हम नाउन एडजेक्टिव हम चैप्टर में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, मॉडिफायर, डिटर्मिनर, इनको हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि कार बॉय जो है वो गलत क्यों है, वो नाउन कंपाउंड नहीं है, ठीक है। गोल्ड रिंग तो हमने पढ़ा समझा कि गोल्ड रिंग एक नाउन कंपाउंड है। गोल्ड रिंग क्या बन गया? एक नाउन कंपाउंड है। लेकिन कार बॉय एक नाउन कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? नाउन जो है ना, कार बॉय वो नाउन कंपाउंड क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि बॉय भी नाउन है, कार भी नाउन है, ठीक है। लेकिन जो कार है ना, कार कार बॉय को किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर रही है, यानी बॉय में डिटेल ऐड नहीं कर रही है। यहाँ पे जो गोल्ड है वो रिंग में डिटेल ऐड कर रहा था। मैं बता रहा था कि जो रिंग है वो किसकी है? गोल्ड की बनी हुई है। तो रिंग में डिटेल ऐड कर रहा था गोल्ड। लेकिन यहाँ पे जो कार है वो बॉय में किसी तरह से कोई डिटेल जो है ना वो ऐड नहीं कर रही, हमें बॉय के बारे में कोई मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कार जो है वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही, नाउन मॉडिफायर का काम कर रही है। यहाँ पे कार क्या है? वो पेवर नाउन का काम कर रही है। तो अब मैंने जो ये फार्मूला लिखवाया था नाउन प्लस नाउन का, तो इसमें से अभी मैं अभी मैं आपको बताऊं कि जो नाउन एक होता है मेन नाउन, ठीक है, एक होता है मेन नाउन। जो सेकंड वाला नाउन है ना उसे हम कहते हैं मेन नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेन नाउन। और जो उससे पहले आता है, जो उससे पहले वाला नाउन है वो क्या करता है? मॉडिफाई करता है, या यानी डिटेल ऐड करता है नाउन में। तो उसका काम क्या होता है? वो एडजेक्टिव बन जाता है। वो एडजेक्टिव का काम करता है, वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे जो कार है, कार एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही। यहाँ पे जो कार है ना वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही। तो इस वजह से ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, इस वजह से ये नाउन कंपाउंड भी नहीं है। इस वजह से ये नाउन कंपाउंड भी नहीं है। ये नाउन कंपाउंड क्यों नहीं है कार बॉय? क्योंकि जो कार कार है, जो बॉय मेन नाउन है उससे पहले आके उसको मॉडिफाई नहीं कर रही है, उसमें डिटेल ऐड नहीं कर रही है। इस वजह से नाउन कंपाउंड की क्या कंडीशन है कि जो दो नाउन गिवन होंगे हमारे हमें, जैसे गोल्ड रिंग हो गया, दो नाउन गिवन है, एक जो नाउन होगा बाद वाला वो मेन नाउन का काम करेगा, और जो उससे पहले वाला नाउन है ना वो एडजेक्टिव का काम करेगा, वो मेन नाउन में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। ऐसे हम बनाते हैं नाउन कंपाउंड को। ये पॉइंट नंबर हमारा 1 हो गया। अभी पॉइंट नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट जो हम पीछे प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं ना वो हमें पॉइंट नंबर 2 में काफ़ी हेल्प करेगी। ये पॉइंट नंबर 2 में होता है कि जैसे एक नाउन गिवन होगा, एक नाउन गिवन होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन गिवन होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन गिवन हो, और उसके बाद अगेन नाउन गिवन हो, ठीक है। ये एक फ्रेज बन गया, ये एक फ्रेज बन गया, ठीक है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन। जैसे कि इनमें एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना काफ़ी इन्हीं जो इस पैटर्न पे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। जो पॉइंट नंबर 2 है ना इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट यहाँ रॉन्ग करके भी आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने लिखा कि एक एग्जांपल लिखी, सन इन ला, सन इन ला। अब जो सन है वो क्या है? नाउन है। और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और ला क्या है? नाउन है, ठीक है। ला क्या है? नाउन है। तो नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं, और हम इसको समझेंगे कि दरमियान में हम हाइफन क्यों लगाते हैं, उसका यूज़ क्यों करते हैं, उसको भी समझेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने बाद क्या लेता है? अपना ऑब्जेक्ट लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? वो ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का होगा। वो ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उससे इस टॉपिक को हम मज़ीद समझ सकते हैं। हम इसी से समझते हैं जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। यहीं पे थोड़ा सा मैं के सन इन ला, सन इन ला।
ठीक है, सन इन ला। अब जो इन ला है, इन ला वाला फ्रेज है, इन ला फ्रेज हमने कल पढ़ा था कि फ्रेज किसको कहते हैं, यानी दो वर्ड्स हों जिनमें एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हों, दो वर्ड्स नहीं जिनमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हों उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ला क्या है, नाउन है। तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। तो ला क्या है, वो नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है। ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है। तो ये वाली फ्रेज क्या बन गई, ये वाली कौन सी फ्रेज बन गई, ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये वाली फ्रेज कौन सी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं या तो वो एडवर्ब फ्रेज का काम करती हैं या वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती हैं, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन ला, सन इन ला। अब जो इन ला है ना, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये काम क्या कर रही है, ये सन में डिटेल ऐड कर रही है, ये सन में डिटेल ऐड कर रही है, ठीक है। इन ला वाली जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन ला, ये वाली प्रीपोजिशनल फ्रेज ये डिटेल ऐड कर रही है किसमें, सन में, ठीक है। ये किसमें डिटेल ऐड कर रही है, ये सन में डिटेल ऐड कर रही है, ये सन में डिटेल ऐड कर रही है, ओके। तो यहाँ पे जो मेन नाउन हुआ वो कौन सा, वो सन हो गया। मेन नाउन जो है ना वो सन है, क्योंकि जो इन ला वाली फ्रेज है वो डिटेल ऐड कर रही है किसमें, सन में। इस वजह से जो मेन नाउन है वो क्या है, वो सन है, वो सन है, ठीक है। अब मैं लिखूं कि हम अगर इसका प्लूरल बनाएं, अगर मैं कहूं कि इसका प्लूरल, करेक्ट प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। उनको यहीं पे मिस्टेक्स होती है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। इसका प्लूरल क्या होगा, ए सन्स इन ला, सन्स इन ला, ठीक है। बी ऑप्शन सन इन लाज, या सी ऑप्शन सन्स इन लाज। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। हम समझते हैं इसको, इस बात को समझते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए, एक और एग्जाम्पल कि मैंने लिखा ब्लैक कार, ब्लैक ब्लैक कार। अब कार क्या है, नाउन है, और ब्लैक क्या है, कार में डिटेल ऐड कर रहा है, कार में डिटेल ऐड कर रहा है कि कार किस कलर की है, कार ब्लैक कलर की, काले कलर की कार है। तो जो ब्लैक है वो क्या कर रहा है, कार में डिटेल ऐड कर रहा है। तो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव। ब्लैक की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन जो कार है उसमें डिटेल ऐड कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आप इसका प्लूरल बनाएं, आप इसका प्लूरल बनाएं, ये क्या बन गया, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, कार लिखा हुआ है, सिंगुलर है। अगर मैं कहूँ कि इसका प्लूरल बनाओ, अगर मैं कहूँ कि इसका प्लूरल बनाओ, तो आप इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। हम जो प्लूरल बनाएंगे ना वो हम नाउन का बनाते हैं, हम कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है ना, वो तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, वर्ब होता है, लेकिन एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो इस वजह से हम जो प्लूरल बनाएंगे वो नाउन का प्लूरल बनाएंगे, हम जो प्लूरल बनाएंगे वो नाउन का प्लूरल बनाएंगे। तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे कि ब्लैक कार्स, ब्लैक ब्लैक कार्स। अब ये क्या बन गया, ये इसका प्लूरल बन गया। तो हमने देखा जो ब्लैक था, जो ब्लैक था, जो एडजेक्टिव था, तो हमने उसका प्लूरल नहीं बनाया, हमने जो मेन नाउन है कार, कार उसका हमने प्लूरल बनाया है। सिमिलरली, सिमिलरली यहाँ पे जो मेन नाउन है वो क्या है, वो सन है। मेन नाउन क्या है, सन है। और इन ला क्या है, वो एडजेक्टिव है। इन ला क्या है, एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो सन में डिटेल ऐड कर रहा है, वो सन में डिटेल ऐड कर रहा है। इस वजह से ये कौन सी फ्रेज बन गई, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रपोजिशनल फ्रेज जो है ना, या एडवर्ब फ्रेज का काम करती है या एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है। यहाँ पे ये क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। तो अगर मैं इसको प्लूरल बनाऊं, मैं अगर इसको प्लूरल बनाऊं तो किसको प्लूरल बनाऊंगा, मैं मेन नाउन को प्लूरल बनाऊंगा क्योंकि जो इन ला है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसका मैं प्लूरल कैसे बनाऊंगा कि सन्स इन ला, सन्स इन ला। अभी मैं समझाता हूँ कि हम हाइफन यूज क्यों करते हैं। जब हम एसएन कंपाउंड बनाते हैं,
जब हम नाउन प्रोपोजिशन नाउन से कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें हम हाइफन यूज क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। इंग्लिश में जब हम कोई वर्ड्स लिखते हैं ना, उसकी एक एक उसकी मीनिंग जो है एक्चुअल मीनिंग होती है, दूसरी उसकी गिवन मीनिंग होती है कि उसको मीनिंग दी जाती है कि इसकी मीनिंग ये है। एक, ठीक है, एक मीनिंग को जो होती है, एक तो होती है एक्चुअल मीनिंग, एक होती है एक्चुअल मीनिंग, एक होती है एक्चुअल मीनिंग, दूसरी होती है गिवन गिवन मीनिंग, गिवन मीनिंग, गिवन मीनिंग के हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसकी आसानी के लिए हम उसको अपनी मीनिंग दे देते हैं जो एक्चुअल मीनिंग से हटके होती है, जो एक्चुअल मीनिंग से हटके होती है, जिसको हम कहते हैं कि वो मीनिंग दी गई है, वो मीनिंग दी गई है, उसकी मीनिंग है नहीं लेकिन उसकी मीनिंग दी गई है। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस कहूँ उर्दू में कि अगर तुम मुझे जान जाओगे तो मुझ पे जान दोगे, अब यहाँ पे जो जान वर्ड यूज हुआ है इसकी दो मीनिंग्स है, अगर तुम मुझे जान जाओगे तो मुझ पे जान दोगे, ठीक है, इसकी दो मीनिंग्स है। तो एक एक्चुअल मीनिंग है, एक गिवन मीनिंग है। अब हम समझते हैं कि सन इन ला, मैंने वर्ड लिखा सन इन ला, सन इन ला, सन इन ला। अब अगर मैं इसकी जो है ना एक्चुअल मीनिंग करूं तो क्या होगी कि कानून में बेटा, कानून में बेटा, कानून में, ठीक है, सन इन ला, सन इन ला, कानून में बेटा। अब इसकी एक्चुअल मीनिंग यही है, लेकिन हमें, हाँ, तो आपको, आपने जब ये सुना कि सन इन ला का मतलब होता है कानून में बेटा, तो आपके माइंड में आया कि नहीं इसकी ये मीनिंग तो नहीं होती, ये तो गलत मीनिंग है। तो हमने देखा कि एक्चुअल जो मीनिंग है वो अलग है, और जो गिवन मीनिंग होती है समझने के लिए वो अलग होती है, ठीक है, वो अलग होती है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माय सन इन लॉ, माय सन इन लॉ इज इज कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। अब इसको कोई पढ़ेगा, इस सेंटेंस को कोई पढ़ेगा, मैंने किसी को ये लेटर में लिख के सेंड किया, किसी को मैंने मैसेज में टाइप करके ये सेंड किया, तो वो पढ़ेगा इसको, वो एक्चुअल मीनिंग से पढ़ेगा कि इसका यानी मेरा कानून में बेटा जो है ना वो यहाँ आ रहा है, कानून में बेटा यहाँ आ रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, हाइफन यूज किए गए, क्या किया गया, हाइफन यूज किए गए। हाइफन जब यूज करते हैं ग्रामर में, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो नहीं है। जहाँ हाइफन यूज होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ इसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बल्कि जो गिवन मीनिंग है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किए, हाइफन यूज कर दिए, यहाँ हमने क्या कर दिए, हाइफन यूज कर दिए कि हमें पता चल सके कि बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है। जब हम हाइफन यूज करते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि यहाँ एक्चुअल मीनिंग हमने नहीं देखनी, जो गिवन मीनिंग है हमने वो देखनी है, जो हमें गिवन मीनिंग है हमने वो देखनी है, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा, हम जो पिलर है ना वो हम किसका करते हैं, मेन नाउन का करते हैं। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ कि गोल्ड, जिसे गोल्ड था, ठीक है, गोल्ड रिंग। अब मैं, ये क्या सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल करें, इसका प्लूरल किससे करेंगे, जो मेन नाउन है वो क्या है, रिंग है, वो क्या है, रिंग है, वो मेन नाउन है, तो इसका जो प्लूरल करेंगे वो क्या करेंगे, गोल्ड रिंग्स करेंगे, क्योंकि गोल्ड क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिंग को क्वालिफाई कर रहा है, रिंग में डिटेल ऐड कर रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो दो पॉइंट हैं वो समझ आ गए होंगे। पहला पॉइंट के नाउन प्लस नाउन से हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, सेकंड के नाउन प्रोपोजिशन प्लस नाउन वाला जो कंपाउंड बनता है, प्रिपेयर होता है, वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है जो नाउन कंपाउंड में, उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 3 के कुछ जो फ्रेजेस गिवन होती हैं नाउन कंपाउंड में, कि एक नाउन गिवन होता है, एक नाउन होता है, और नाउन के बाद प्रोपोजिशन यूज की हुई होती है, प्रीपोजिशन यूज की होती है, और सेम नाउन अगेन रिपीट किया हुआ होता है, सेम नाउन अगेन रिपीट किया हुआ होता है। अभी इसको समझते हैं और इसकी मीनिंग को समझते हैं। हम ये सेम जो है ना उर्दू में भी कहते हैं, कैसे, मैं पहले लिख लूँ
कि एग्जाम्पल मैं लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा डोर टू डोर, ठीक है, एक मैंने ये लिखा। सेकंड मैंने लिखा कि विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है। अब यहाँ क्या है, डोर क्या है, नाउन है। डोर, डोर क्या है यहाँ पे, नाउन है। और टू क्या है, प्रोपोजिशन है। और डोर क्या है, सेम जो नाउन अगेन रिपीट हो रहा है, एस एम यानी एस एन यानी सेम नाउन। यहाँ पे विलेज नाउन है, आफ्टर प्रोपोजिशन है, और विलेज क्या है, अगेन सेम नाउन रिपीट हुआ है। अभी हम इसको समझते हैं कि यहाँ स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है और काफ़ी मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम्स में। सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी रॉन्ग करके आते हैं। ताकि मेरा यही एम है, मेरा सेशन स्टार्ट करने का ऑनलाइन का, कि जो स्टूडेंट्स को पहले कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाए, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाए। क्योंकि टीचर्स मैंने देखे हैं ऑनलाइन या दूसरी एकेडमीज़ में, क्योंकि मेरे पास टीचर्स भी पढ़ते हैं, वो खुद भी मुझे ये फीडबैक देते हैं कि वो जो टीचर्स होते हैं ऑनलाइन, वो एक मंथ में या कुछ तो हद कर देते हैं कि 10 लेक्चर्स में, 12 लेक्चर्स में वो ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं। सीएसएस वालों को, पीएमएस वालों को, सीसीई वालों को प्रीसी एंड कंपोजिशन का पेपर जो है वो 10 लेक्चर्स में, वो 12 लेक्चर्स में वो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है। ग्रामर कोई अगर कहे ना आपको कि एक मंथ में मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो आप समझ लेना कि वो फेक है, वो आपको धोखा दे रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कोई एक महीने में आपको इतनी अच्छी ग्रामर कंप्लीट पढ़ा सके। तो मेरा यही मकसद है कि आपको मैं ग्रामर जो है ना 100% कराऊँ, आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो। इस वजह से हम रूल वाइज नहीं चलते हैं, मैं रूल्स के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैं रूल वाइज नहीं चलता हूँ, क्योंकि रूल वाइज स्टूडेंट को समझ नहीं आती है। इसको फिर रूल क्या क्या रटा मारते हैं, सुबह शाम रात जिस वक्त भी उठेंगे रटा मारेंगे, उससे समझ नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, हम कंसेप्ट कंसेप्ट समझेंगे। उससे हम राइट करने में भी इजी होती है, सीएसएस में या पीएमएस में या सीसी में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ पे भी इजी होता है क्वेश्चन को टिक करना, एमसीक्यूज करेक्ट करना। ताकि मैं मेरा तो यही है कि स्टूडेंट जो है ना उनकी ग्रामर की मिस्टेक ना हो, स्टूडेंट की ग्रामर की मिस्टेक ना हो। और इस वजह से मैंने जो कोर्स की फ़ी है वो भी जस्ट 3000 रखी है, कि स्टूडेंट को ऐसा फील ना हो कि सर जो है ना वो लूट रहे हैं हमें या कुछ। जैसे एकेडमी वालों की फ़ीस जो है, अगर कोई एकेडमी इतना पढ़ा है जितना मैं डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, जितने मेरे 100 लेक्चर्स होंगे, 100 प्लस लेक्चर्स होंगे, एक एक टॉपिक को मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई एकेडमी अगर इतना करे ना, वो तकरीबन स्टूडेंट से 30,000 जो है ना वो चार्ज करेगी। आराम से 30,000 जो है ना वो चार्ज करेगी। मैंने इसलिए इस वजह से कि स्टूडेंट को जो है ना लूटा ना जाए, स्टूडेंट को लूटना ना जाए। क्योंकि स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, आएंगे कि सर हमें इस एकेडमी ने लूट लिया, हमें कुछ पढ़ाया नहीं। वो जो मोस्टली एकेडमीज है ना, वो जो नाम वाली हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, वो ज़्यादा ही लूटती हैं। जिसका इतना बड़ा नाम वो इतना बड़ा लूटती है। खैर, हम थर्ड पेज नंबर पे, हम थर्ड टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, कि पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि नाउन हो, उसके बाद प्रीपोजिशन गिवन हो, उसके बाद सेम जो है ना नाउन वो रिपीट हो। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा डोर टू डोर, एक मैंने लिखा डोर टू डोर, दूसरा लिखा विलेज टू विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। अभी डोर टू डोर को हम उर्दू में भी कहते हैं, जैसे मुहावरा हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं कि घर घर जाके, घर घर जाके, घर घर जाके। या फिर जो विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव। अभी मैं समझाता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम उर्दू में भी ऐसा क्यों कहते हैं, हम इंग्लिश में ऐसा क्यों कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हम इम्फेसाइज करते हैं, हम बात को इम्फेसाइज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी के घर गया, मैंने घर किसी के घर जाके ये बात कही, मैंने किसी के घर जाके ये बात कही, अगर इसको मैं कहूँ कि मैंने घर घर जाके ये बात कही, मैंने घर घर जाके ये बात कही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ। आपको फील हो रहा होगा कि मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ, बात इम्फेसाइज कर रहा हूँ, बात पे वजन दे के, बात पे जोर दे के बोल रहा हूँ, ठीक है, इम्फेसाइज कर रहा हूँ बात को, घर घर जाके। और या दूसरा जो विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करते हैं। इसमें स्टूडेंट दो मिस्टेक करते हैं, एक होती है फिक्स प्रपोजिशन की, दूसरी जो मिस्टेक होती है इसको फिल्टर बनाना है उसकी। स्टूडेंट की ये दो मिस्टेक्स होती हैं इस टॉपिक में।
पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करते हैं। कैसे कि अभी इसको यही बता देता हूँ कि यहाँ पे भी जो थर्ड टॉपिक है ना, यहाँ पे भी इसकी जो मीनिंग्स है ना, इसकी जो मीनिंग है, एक इसकी एक्चुअल मीनिंग है, एक इसकी एक्चुअल मीनिंग है, एक इसकी एक्चुअल मीनिंग है, दूसरी इसकी गिवन है, दूसरी इसको जो मीनिंग गिवन है यानी इसको मीनिंग दी गई है, इसको मीनिंग दी गई है। यहाँ पे भी हम एक्चुअल मीनिंग नहीं लेते हैं, यहाँ पे भी जो गिवन है ना, दी गई है, हम वो समझते हैं। तो इसलिए जो गिवन मीनिंग दी गई है और एक्चुअल नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम हाइफन यूज़ करेंगे। हम हाइफन यूज़ करेंगे, आपको आज के बाद नहीं भूलेगा कि हम हाइफन यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइफन को यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो एक्चुअल मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग दी गई है हमने वो समझनी है, और मीनिंग जो है वो फिक्स की गई है। अब इसकी मीनिंग कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इनकी मीनिंग जब हाइफन यूज़ की गई तो इनकी मीनिंग फिक्स हो गई, बस दी गई है इनको, अब इनकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। अभी जो स्टूडेंट में जो दो मिस्टेक्स करते हैं, उनमें जो पहली जो मिस्टेक होती है ना, स्टूडेंट कहते हैं प्रोपोजिशन जो चेंज गिवन होता है, चेंज जो है ना होता है एग्जाम में प्रोपोजिशन चेंज होता है, या स्टूडेंट खुद चेंज यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा कि पेज टू पेज, पेज टू पेज, मैंने लिखा पेज टू पेज, पेज टू पेज। अब यहाँ पे स्टूडेंट को मिस्टेक हो जाती है, वो इसको भी लगता है उनको कि हाँ बस जो सर ने पढ़ाया था कि नाउन है फिर प्रिपोजिशन है, फिर उसके बाद सेम नाउन रिपीट हुआ है, ये तो एक नाउन कंपाउंड बन गया और ये बिल्कुल सही है, तो वो करेक्ट करके आ जाते हैं, या कहीं वो बुक में ऐसा पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में ना, इंग्लिश में जो फिक्स प्रोपोजिशन है ना वो फिक्स हैं, वो फिक्स हैं। वो नाउन कंपाउंड में जो ऐसे नाउन कंपाउंड है, जो नाउन है अगेन सेम नाउन रिपीट होता है, तो उनमें जो दरमियान में प्रोपोजिशन आती है ना वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो फिक्स है, तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसके सेंस में ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। पेज टू पेज नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है, पेज आफ्टर पेज होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। तो इसका जो फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, जो करेक्ट प्रोपोजिशन है, जो अब चेंज नहीं होगा वो है आफ्टर। मैं इसके आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा बाद में कि जो इनके साथ फिक्स कौन से यूज होते हैं, ताकि आपकी ये वाली मिस्टेक अगेन ना हो। जो ये हो गई फर्स्ट, स्टूडेंट जो करते हैं। अभी जो सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है इसको पिलर बनाते हैं, कि इसका पिलर कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं मैंने वो जो ऊपर लिखा था ना डोर, क्या था ना, डोर टू डोर। अब मैं अगर ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है, ठीक है सिंगुलर। अब समझ लेते हैं कि इसको स्टूडेंट जो क्या है, मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है। अब मैंने कहा कि इसको पिलर बनाओ, इसको पिलर बनाओ, मैंने 3 ऑप्शन दिए कि इसको पिलर कैसे बनेगा। डोर टू डोर्स बनेगा, डोर्स टू डोर बनेगा, या डोर्स टू डोर्स बनेगा। इसका जो नाउन कंपाउंड क्या बनेगा, इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है। तो आपको सुन के दुख होगा कि इन तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है, इन तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट, अब इसी बात को समझते हैं, और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये सेकंड मिस्टेक है जहाँ जो स्टूडेंट करते हैं। अभी हम इसको समझते हैं डिटेल में कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ जिससे समझाता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, बल्कि 2 लिखता हूँ, 2 से मैं 2 एग्जाम्पल लिख के आपको उससे समझाता हूँ। मैंने लिखी ईच बॉय वाज रेडी, वाज रेडी वाज रेडी टू हेल्प मी, वाज रेडी टू हेल्प मी। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखी कि वन बॉय वन बॉय वाज रेडी टू हेल्प मी। अब इन 2 सेंटेंस में हम डिफरेंस समझते हैं। हम इन 2 सेंटेंस में जब हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, तो हमें जो डोर टू डोर की पिलर कैसे बनानी है वो भी हमें समझ में आ जाएगी। हम अभी समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, वन बॉय में और ईच बॉय में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वन बॉय में और ईच बॉय में डिफरेंस क्या है।
मैंने कहा ना कि वन बॉय वाज रेडी टू हेल्प मी, वन बॉय वाज रेडी टू हेल्प मी। फर्ज करें कि टोटल बॉयज बॉयज थे 5, टोटल बॉयज थे 5, 5 बॉय टोटल थे। उनमें से एक लड़का जो है ना वो तैयार था मेरी मदद करने के लिए, उनमें से एक लड़का तैयार था मेरी मदद करने के लिए, 5 में से एक। मैं अगर यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है कि ईच बॉय वाज रेडी टू हेल्प मी, ईच बॉय, तो टोटल कितने स्टूडेंट लड़के हैं, 5 हैं। तो ईच बॉय यानी क्या, 5 में से 5, 5 में से 5 जो लड़के थे वो तैयार थे मेरी हेल्प करने के लिए, 5 में से 5 लड़के तैयार थे मेरी हेल्प करने के लिए। अब तो यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम समझते हैं कि वन यहाँ यूज़ किया है हमने, यहाँ ईच यूज़ किया है। इसमें थोड़ा और डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि वन की क्या मीनिंग है और ईच की क्या मीनिंग है। वन की मीनिंग है कि एक लड़का, एक, ठीक है, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का। लेकिन ईच बॉय की क्या मीनिंग है, ईच बॉय की, ईच बॉय की मीनिंग है हर एक लड़का, हर एक, हर एक लड़का। ये क्या मैंने करका लिख दिया है क्या, हाँ ठीक है, हर एक लड़का, हर एक लड़का, यानी कि एक एक करके, एक एक करके। मैं, आप मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक करके, एक एक करके, यानी ईच बाय क्या, एक एक करके, एक एक करके सबकी बात करना, ठीक है, एक एक करके सबकी बात करना। ईच बॉय यानी हम सबकी बात कर रहे हैं कि सारे, लेकिन हम बात कर कैसे रहे हैं, एक एक करके, एक एक करके, कि आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, लेकिन हम सारों की बात कर रहे हैं, उसमें हम इंक्लूड सारों को कर रहे हैं, लेकिन एक साथ हम सबको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं, एक एक करके हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, एक एक करके हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच की मीनिंग वो होती है, ईच की मीनिंग वो होती है। तो ईच के साथ भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, और ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ईच के साथ भी हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सिमिलरली वन के साथ भी हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम इसको वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी हम वापस आ गए, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि डोर टू डोर की हम पिल्लर कैसे बनाते हैं, हम इसको पिल्लर कैसे बनाते हैं। मैंने जो नीचे एग्जाम्पल में समझाया कि हम ईच, ईच में क्या करते हैं, एक एक की बात करते हैं, ठीक है, हर एक की बात करते हैं, एक एक करके सबकी बात करते हैं, एक एक करके सबकी बात करते हैं। इसी तरह डोर इनटू, इनटू डोर, ठीक है, डोर टू डोर, डोर टू डोर जो मैंने सेंटेंस लिखा है, जो मैंने फ्रेज लिखा है, सेंटेंस तो नहीं है, मैंने जो है कंपाउंड लिखा है, सिंपली मैंने जो है कंपाउंड लिखा है, मैंने जो कंपाउंड लिखा है, ये दिखाता किसको है, ये दिखाता सिंगुलर को है, सिंगुलर को दिखाता है। एसएल मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि सिंगुलर, ठीक है। जो डोर टू डोर है वो दिखाता किसको है, दिखाता किसको है, सिंगुलर को दिखाता है। कि घर घर जाके, घर घर जाके दिखाता किसको है, सिंगुलर को, सिंगुलर करके दिखाता है, ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, यानी सिंगुलर को दिखाता है, लेकिन रिप्रेजेंट पिलर को करता है, लेकिन रिप्रेजेंट जो है ना वो पिलुलर को करता है, ठीक है, पिलर को रिप्रेजेंट जो है ना वो पिलर को करता है। कैसे कि हर एक, या फिर मैं कहूँ कि एक एक करके सबकी बात करता है, एक एक करके सबकी, सबकी बात करेगा तो क्या, प्लूरल बन गया, और एक एक करके करता है तो क्या, दिखाता सिंगुलर को है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है, वो पिलर को करता है, वो पिलर, पिलर को रिप्रेजेंट करता है। दिखाता सिंगुलर है, इसके साथ, इस वजह से हम इसके साथ जो वर्ब होती है ना वो भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। शो किसको करता है, सिंगुलर को करता है, इस वजह से जो इसके साथ हम वर्ब यूज करते हैं वो भी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं इसके साथ। तो मैं अभी जो लास्ट सेंटेंस बोल के मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ कि हम इसका पिलर नहीं बनाते हैं, इसका पिलर नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये दिखाता सिंगुलर है, रिप्रेजेंट करता है पिलर को, रिप्रेजेंट करता है पिलर को। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसका पिलर जो है ना बनाने की, क्योंकि ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है किसको, पिलर को, ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है पिलर को, इस वजह से इसको हमें पिलर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है पिलर को, है सिंगुलर, दिखता सिंगुलर है, लेकिन पिलर किसको रिप्रेजेंट किसको करता है, पिलर को, इस वजह से इसका हम पिलर
नहीं बनाते हैं। ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ये पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ईच कुछ स्टूडेंट के शायद माइंड में आ रहा होगा कि सर ईच क्या है, ईच क्या है, ईच की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। इसको हम जो आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे ना प्रोनाउन एडजेक्टिव डिटरमिनर के, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम नाउन में इसको डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ तक हमारा नाउन कंपाउंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर 6 हमारा जो कल का टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 7, वो होगा नाउन काइंड्स पे। नाउन काइंड्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो नाउन होगा वो हमारा नाउन काइंड्स पे होगा, जो कि कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7।